संत श्री माधवदास जी उदासीन, प्रोफेसर प्रेमाराम जी अध्यक्ष तेजा फाउंडेशन, सचिव श्री रामस्वरूप चौधरी जी, श्री महेंद्र चौधरी जी, श्री राजेश झाझड़िया जी, बनवारी लाल जाट, उम्मेद गोदारा, डॉक्टर भरत सारन और हरिराम केवाड़ा, जो सारी समस्याओं की जड़ है। ये आदमी को बेला फुसला के ले आते हैं, फिर उसका तेल निकाल देते हैं। आप लोग सारे लंच छोड़ के बैठे, खाना नहीं खाया किसी ने दोपहर, भूखे हो और थके हुए हो और सुबह से भाषणों का इंजेक्शन ले रहे हो। अब मुझे कहा गया कि मैं भी आपको वही चीज दूं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अत्याचार मैं आपके साथ कैसे करूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे पे बोलने को भी बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो आपके साथ जाती हो। लेकिन ये बहुत पवित्र मौका है, वीर तेजा जी के नाम पे कोई चीज हो रही है तो उसमें कोई बदसूरती नहीं करनी चाहिए। लिहाजा मैं इस बात को खुद भी बर्दाश्त कर रहा हूं, आप भी थोड़ी देर बर्दाश्त कर दें। ये जो प्रयास कर रहे हैं रामस्वरूप जी और इनके साथी, ये बड़ा काम है। कौमें दुनिया में वही तरक्की करती हैं जो तालीम की तरफ तवज्जो देती हैं। मुझे एक बात याद आती है जो मैं बहुत जगह बोलता हूं, कॉन्वोकेशन में खासतौर पर गवर्नर बुलाए जाते हैं तो मैं सब जगह कहता हूं कि लंदन में जब बड़ी लड़ाई हो रही थी जिसको वर्ल्ड वार सेकेंड बोलते हैं, तो उस वक्त बजट पेश किया गया। उस बजट में सब मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की गई। तो ओपोजिशन ने कहा कि इसमें क्यों नहीं आपने कटौती की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए लड़ाई चल रही है, पुल टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, कारखाने बर्बाद हो जाएंगे दोबारा खड़े कर लेंगे, घर भी गिर जाएंगे तो फिर तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई तो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं होगी। तो जिस कौम का ये दृष्टिकोण था उसी ने सारी दुनिया पे राज किया। जो कौमें एजुकेशन में पिछड़ती चली गई वो बर्बाद होती चली गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात का महत्व हमें जितनी जल्दी समझ लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, राज नहीं है, रजवाड़े नहीं है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं है, होगा काम चलाओ, ये कोई पैसा नहीं होता जितने पे हम लोग इतरा रहे हैं। आजकल तो लोगों पे बहुत बहुत रुपया है, लेकिन असली ताकत, जो असली एम्पावरमेंट है वो एजुकेशन से होता है। एजुकेशन इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो लीबिया का तानाशाह था गद्दाफी, वो जब मारा गया तो विद्रोहियों ने उसके दफ्तर की तलाशी ली। उस तलाशी में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उन्होंने जब पढ़ा तो वो लिखता है डायरी में कि मुझे जीवन का सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं लिटिल कोंडी, जो कोंडालीजा राइस एक अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली, शक्ल सूरत में बहुत साधारण और बहुत मामूली घर की लड़की, सिर्फ तालीम की वजह से अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी बन गई थी। तो वो लिखता है कि जब वो लिटिल कॉन्डी शेखों को धमकाती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो लिटिल कॉन्डी शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत लिटिल कॉन्डी को मिली थी उसकी तालीम की वजह से। तो तालीम आदमी को वहां पहुंचा देती है। अमेरिका का उसी दौरान का जो प्रेसिडेंट था ओबामा, उसका तो बाप भी छोड़ के चला गया था, नानी ने पाला था, बहुत गरीब घर से था, लेकिन सिर्फ तालीम के कारण वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था।
तो तालीम आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और समझ में आने की बात है। अभी जिनको हमने इनाम दिए हैं, तालीम में ये कोई कलेक्टर हो जाएगा, कोई कमिश्नर हो जाएगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं सलामी ले रहा होगा। अदरवाइज संभव था क्या? बिल्कुल संभव नहीं था। सिर्फ तालीम आपका सबसे बड़ा हथियार है तालीम। तो तालीम पे हमारे पूरे समाज को जोर देना चाहिए। दिक्कत क्या है? मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था गवर्नर बनने से पहले दिल्ली में। मिनिस्टर रह गया था, 3 बार MP रह लिया था, MLA रह लिया था, लेकिन मेरे पे 1.5 कमरे का मकान था। जो चौधरी साहिबान मुझे मिलने जाते थे वही सोचते थे यार क्या चीज है, 1.5 कमरे के मकान में रह रहा, हमने तो बैठक ठोक रखी। तो वो जो बैठक ठोकते उसे मत ठोको, अपने बच्चों की तालीम करो तो वो बहुत आगे चलेंगे। आप अपनी प्रायोरिटीज बदलो। कोई कहेगा अरे बुढ़ा मर गया, 40 गांव की चिट्ठी फाड़ दो, बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा उस चिट्ठी फाड़ने से। वो तो वही रहेगा जो होगा। इसी तरह शादियों में खर्चा होने लगा। राजस्थान में तो औरतों में मैंने इतना क्रेज देखा, इतना सोना खरीदती है, चाहे घर में कितनी गुर्बत हो लेकिन हाथों में सोना भरा रहता है। तो ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। इनसे निकल के सिर्फ एक बात पे फक्र करो कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है और कहाँ तक आगे चला गया है। वही चीज आपके काम आएगी। और तेजाजी फाउंडेशन इस काम में जो हिस्सेदारी कर रहा है, जो रोल अदा कर रहा है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे फक्र भी है देख के और आपकी योजनाएं सब देख के कि आप बहुत आगे तक जाएंगे और हमारे बच्चों का आप बहुत भला करेंगे। नेता तो किसी का भला भला करते नहीं आज तक। आजकल ये संस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों का भला कर सकती हैं। तो इन संस्थाओं में दिल खोल के दान दीजिए, इनका सहयोग करिए और इनसे फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ये जो कवि महाराज हैं, इन्होंने वो एक उनका साधु का जिक्र किया जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी झोंपड़े के साथ जला दिया था, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो साधु मेरे जिले के थे। और अब तक वहां भी उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जिस दिन गए तब मैंने तय किया, वहां के लड़का था एक आया हुआ इनके साथ, मैं कहा हर साल उनका जन्मदिन मनाओ, मैं आऊंगा उसमें, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। दूसरा मैं जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, बनाया था ना, तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था। दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों को तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव पास किया
और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्तान भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं और गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है, ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी को। वो जो कहते हैं कि लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं। किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, यही भारत के माने लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। और आप जितना भी लोकगीत है, कहानी है, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना है। जब चौधरी साहब की पार्टी
हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी, और देवीलाल जी के पास में और बागड़ी जी गए और हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, काहे की पार्टी है तुम्हारी, मैं नहीं ज्वाइन करता। मैंने एक मीटिंग चौधरी साहब की कराई बड़ी भिवानी में, 1 लाख आदमी थी, और मैंने उसमें कहा कि जगदीप जी, वो मेरे नीचे डिप्टी मिनिस्टर थे, मैं वीपी सिंह का स्टेट मिनिस्टर था और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। तो वो मेरे पास एक दिन आए कि अभी मेरा महकमा बदलवा दो। मैं कहा क्यों? कहने मैं जाता हूँ तो चौधरी लोग कहते हैं जी क्या महकमा है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स था वो। मगर मेरे लोगों की तो समझ में नहीं आता क्या है। तो मैंने कहा जनवरी में गारंटीड बदलवा दूंगा, वो सरकारी चली गई नवंबर में। ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है, लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके, इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। तो शिक्षा के बजट को पिछले जब से संसद है तब से आज तक गिलोटिन किया गया, कभी उस पर बहस नहीं हुई। और आज तक 6% बजट के टोटल का 6% से ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर हैं। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं, और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे? हम तो 6% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो यहाँ क्या 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक उसके क्या बोलते हैं, एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने लिए, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहां जहां दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है वहां जाके उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेडी है, लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपनी पूरी दौलत का करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं, लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। ये करेगा, लेकिन 1 पैसा सिपाहियों को या हमारे शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो? तो सड़े हुए आलू की कोरी है। इनका सम्मान ही मत करो समाज में। समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहाँ दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर पे ये बैठा, हमसे क्या मतलब? तो कुल मिलाकर मैं बहुत लंबा बोल गया, इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और ये अखबार वाले अब इसको 1 हफ्ते का मामला बना देंगे, पता नहीं क्या।
और मैं जब भी यहाँ आता हूँ या बोलने भी चलता हूँ, मेरे सब वेल विशर ये कहते हैं कि थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के। क्या हो जाएगा भाई, मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास जो है उसे खोने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा, अपना सोच, अपने कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ सकता।